स्टार्टिंग में वही सीन से होती है जहाँ पर युहाओं ने फाइनली अपनी खुद की सोल को सॉलिडिफाइड करके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर गैदर करना शुरू कर लिया था। वो एम्परर दीतियान के सीक्रेट को भी समझ चुका था। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि युहाओ अपने हाथों में एक वॉर्टेक्स टाइप का बनाने लगता है जो कि आसपास की एनर्जी से वो बनाता है, और यहाँ पर ये जो एनर्जी थी ये आसपास की चीजों को भी इम्पैक्ट करने लगती है, और हम देखते हैं कि ये सभी अपनी जगह से गिरने लगती है, जो देख के युहाओ भी हैरान था। और वो कहने लगता है कि एक छोटा सा ब्लैक होल मेरी बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसकी जो प्योरिटी है पावर की ये कई गुना ज्यादा हायर है, और मेरी जो करंट कैपेबिलिटीज है इसके अकॉर्डिंग इस वक्त इस पावर को यानी कि इस लीक्ड सोल पावर को अब्सॉर्ब करना पूरी तरीके से नामुमकिन सा है। और ये जो हाईली कंप्रेस्ड सोल पावर है ये किसी भी वक्त मेरे हाथ में एक्सप्लोड कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ सेफ्टी रीजंस के चलते युहाओ इस जगह को छोड़कर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। यहाँ पर आते साथ ही इस छोटे से टोर्नेडो को जैसे ही सामने की तरफ थ्रो करता है तो ये सेकंड्स में ही अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो भी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेकंड्स में ड्रेन करना शुरू कर देती है, जो देख के युहाओ भी हैरान था। और इसका दायरा जंगल जहाँ जहाँ तक फैले है वहां तक पहुंचने लगता है, और युहाओ कहता है कि अब तो मैं दूर की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इसमें गैदर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि दूर से लोग पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। कुछ सोल्जर्स को ऐसा लग रहा था कि शायद दुश्मनों ने हम पे अटैक कर दिया। पावरफुल एक्सप्लोजन को देखकर सभी का ध्यान युहाओ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन वो वक्त रहते ही अपने कैंप में वापस आ जाता है। पर जैसे ही वो अंदर आता है यहाँ पे मिस टांग टांग मौजूद थी, जिसे देख के वो भी हैरान था, और वो कहती है कि हु आर यू हाउ, क्या तुम बता सकते हो कि इतना देर तक तुम कहाँ पे थे? जिसपे यू हाउ हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तो बस ताजी हवा लेने के लिए गया था। टांग टांग कहती है कि अच्छा, फिर तो तुमने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया ताजी हवा खाने में। यू हाउ कहने लगता है कि असल में बात यह ना कि आज की रात कुछ ज्यादा ही सुंदर थी कि तभी यू हाउ की बुरी किस्मत की यहाँ पे बिजलियां कड़कती है और मिस टांग टांग बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मौसम बहुत खराब था, और फिर वो वापस से युहाओ की तरफ देखती है। जिसके बाद युहाओ कहता है कि असल में तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं टेंट में नहीं हूँ? अब ये सुनकर मिस टांग टांग के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो कहती कि असल में मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे लगा कि जरा तुम्हें चेक कर लूं, तो तुम यहाँ नहीं थे इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। जिसके बाद वो जाने लगती है और कहती है कि अब जबकि तुम ठीक हो तो चलो कल हम अकेडमी साथ वापस चलते हैं। अब यहाँ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। इसी के साथ मिस टांग टांग और यहाँ पे युहाओ भी आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सांशी है वो कहता है कि यार मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वापस श्रेक सिटी जाने के लिए। कि तभी जब ये लोग निकलने वाले थे तो यहाँ एक गार्ड आकर इन्हें रोकता है। वो कहता है कि प्लीज रुक जाइए, क्योंकि असल में फ्रंट लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से प्रिंसेस यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन उन्हें आपको कुछ रिवॉर्ड्स देने हैं और कुछ नोबल टाइटल्स भी, इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाए, स्पेशली हुओ युहाओ से। अब यहाँ पर नोबल टाइटल का सुनते साथ ही सभी लोग युहाओ के लिए एक्साइटेड थे, और वो गार्ड आगे कहता है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ पे और रुके, जिसके बाद हम बहुत ही अच्छे से आपको फेयरवेल कहेंगे। लेकिन युहाओ कहता है कि नहीं, मुझे कोई रिवॉर्ड या टाइटल नहीं चाहिए, लेकिन प्रिंसेस और व्हाइट टाइगर ड्यूक को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना कि मैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। कहते साथ ही युहाओ अपने दोस्तों के साथ एक एक करके यहाँ से रवाना हो जाता है, और मिस ननैन भी उसे बाय कहते हुए चली जाती है। कि तभी हम रास्ते में इन सभी को देखते हैं, और यहाँ पे सांशी कहने लगता है कि यार हम कब से फ्लाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं पहुंचे, और अब मैं थक चुका हूँ, तो चलो हम यहाँ पे रुक के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जिसपे नैन क्यों कहती है कि हाँ, और मुझे युहाओ के हाथ की ग्रिल्ड फिश खानी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युहाओ सभी के लिए फिश को ग्रिल करना शुरू कर देता है, और यहाँ उसके चेहरे पे एक टेंशन होती है जो कि मिस टांग टांग देख के समझ जाती है, और मन में कहती है कि आखिर ये इतना ज्यादा एग्जॉस्ट और टेंशन में क्यों लग रहा है। वही दूसरी तरफ युहाओ कहता है कि ये मछली आप खाने के लिए तैयार है, तो तुम लोग खा सकते हो। जिस पर सभी टूट पड़ते हैं, और युहाओ कहता है कि मुझे फिलहाल भूख नहीं और मैं कल्टीवेट करने के बाद खा लूंगा। वो यहाँ से जाने लगता है तो सांशी कहता है कि छोटे भाई, आखिर तुम कितना कल्टीवेट करोगे, थोड़ा खा पी लो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग खाने में टूट पड़ते हैं, पर मिस टांग टांग सिस्टर ननैन से कहती है कि आपको इस बार की ये मछली थोड़ी अलग नहीं लग रही? इस टाइम जो मैंने ग्रिल्ड फिश खाया था इसका टेस्ट उससे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है। जिसपे ननैन कहती है कि नहीं, मुझे तो सेम ही लग रहा है। सिस्टर ननैन समझ आती है कि आखिर मिस टांग टांग किस मिसिंग पार्ट के बारे में बात कर रही है, और वो यहाँ पर उसे छेड़ते हुए कहती है कि जिस मिसिंग पार्ट के बारे में तुम तलाश कर रही हो ना, वो इस मछली से नहीं बल्कि तुमसे आ रही है, वो मिसिंग चीज तुम्हारे अंदर है। अब टांग टांग ये सुनकर तो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे, पर फिर ये लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कि तभी युहाओ ब्रदर सांशी से कहता है कि थर्ड ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि आप सीधा तांग सेक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि मुझे अभी भी सी गॉड पवेलियन जाकर मास्टर शुआन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिस पर ब्रदर सांशी भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस टांग टांग युहाओ के साथ आगे बढ़ती है, और फिर जैसे ये लोग यहाँ पे लैंड करते हैं तो युहाओ मिस टांग टांग से कहने लगता है कि घर आकर सच में
बहुत अच्छा लगता है। खैर मैं यहाँ से सीधा सीक्रेट पवेलियन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को सॉल्व करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पर वो उसे अलविदा कह के जाने लगता है, लेकिन मिस टांग उटांग अपने मन में कहती है कि आखिर मैं इसे इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दे रही हूँ, आखिर मुझे हो क्या गया है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाओ को अपने मास्टर के सामने देखते हैं और जहाँ पे वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए डेथ गॉड यानी कि सीनियर ये सीशी के बारे में बता देता है। और वो बताता है कि इस वक्त वो सन एंड मून एम्पायर की डेथ गॉडेस डाउलू है। और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बात करता है, कहने लगता है कि सीनियर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। कि तभी पीछे से एक वॉइस आती है जो कि यू हाओ से कहने लगता है कि मास्टर मो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि उस बीस टाइट के दौरान इन्होंने अपने अंदर से बहुत सी एनर्जी को रिलीज किया था, जिस वजह से उनकी सोल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है, इसीलिए वो फिलहाल तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। अब यहाँ पे ये लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर एल्डर यू हाओ से कहने लगते हैं कि तुमसे सुनने के बाद यकीन नहीं हो रहा कि जो सन एंड मून एम्पायर है उन लोगों ने इतनी बड़ी चीज को छिपा के रखा था, और यकीन नहीं होता कि सच में ये शीशुई अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे एल्डर आगे कहते हैं कि फिलहाल के लिए अब मैं सब कुछ समझ गया कि ये शीशुई और लॉन्ग शाओ याओ ये दोनों इस सन एंड मून एम्पायर के साथ खड़े हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो 99 लेवल के टॉप डाउलू इस एंटायर कॉन्टिनेंट का जो बैलेंस है इसे हिला के रख सकते हैं, और हमें दो अल्टीमेट डाउलू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर युवा बाकी के सेक्ट के मेंबर्स की खबर लेता है, जिसपे एल्डर बताने लगते हैं इस टाइट के दौरान वो दोनों भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, और बॉडी सेक्ट का जो यंगर जनरेशन के लोग थे वो भी उसी के साथ वाइप आउट हो गए हैं। ऐसा मान लो कि उसकी जो स्प्रिट है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, और फिलहाल के लिए वो तो इन दोनों का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। से हेवनली एम्पायर के ऊपर ये जो स्नीक अटैक अभी अभी हुआ, इस वजह से वो लोग भी काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, और मुझे डर है कि शायद ही वो लोग अब आगे फाइट कर पाए। यहाँ पे यू हाओ भी ये सुनकर थोड़ा परेशान था कि तभी वो कहता है कि क्यों ना हम बाकी के जो छोटे सेक्ट हैं उन सभी को आपस में जमा करके सन मून एम्पायर के खिलाफ एक आर्मी को तैयार करें, वो भी डाउलूस की। आफ्टर ऑल जितने भी यहाँ सेक्ट हैं और जितने भी डाउलूस है वो लोग सेम कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस डाउलू कॉन्टिनेंट के जो 3 नेशंस हैं उन्हीं से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर है वो हमारा साथ जरूर देंगे। और जिसके बाद अगर सन मून एम्पायर हम पे स्नीक अटैक करती भी है तो मुझे लगता है कि वो लोग भी इतनी बड़ी पावर को देखकर तो जरूर सोचेंगे। अब यहाँ पे एल्डर उसकी बात सुन के कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत से जो सेक्ट हैं उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया है। हालांकि सन मून एम्पायर का ये जो एडवांस डेथ टावर है इससे हर कोई खौफ खा रहा है, उस पावर के अगेंस्ट हमारा जो रेजिस्टेंट फोर्स है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पे युवा भी थोड़ा सोचता है कि तभी वो कहने लगता है कि एल्डर मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि असल में जब मैं मिंग दो माउंटेन रेंज पे था ना, तो मैंने तब जब सीनियर ये शीशुई को फेस किया तो तब मैंने एक्सीडेंटली मेरे बॉडी पर लगा उस रिवर्स स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से खुद दी तियान अपनी पावर को मेरी बॉडी के अंदर डाल पाया, जिसके जरिए से उसने अटैक्स भी किए, लेकिन फिर वो खुद भी यहाँ पे टेलीपोर्ट भी हुआ। और इस इंसिडेंट से मैंने ये चीज देखी, ये जो एम्परर दी तियान है उनकी जो सोल फोर्स की जो कल्टीवेशन है वो मेरे कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अगर मैं साफ और आसान लफ्जों में कहूँ तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत से ब्लैक होल्स आपस में कनेक्टेड हैं और जिनके अंदर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर्स फ्लो कर रही थी और सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एल्डर शुआन भी इस बात पे गौर करते हैं और यू हाओ आगे कहता है कि हमारी जो सेक्ट की जो रीचिंग है ये हमें डाउलो लेवल तक ले जाती है, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं सिखा पाते कि एक बार अगर टाइटल डाउलो के लेवल तक पहुंच जाए तो सोल फोर्सेस में ये जो चेंजेस होते हैं इसे कैसे किया जाता है। उन्होंने तो कभी इस बारे में बात भी नहीं की। फिर वो यहाँ पे एल्डर से सवाल करता है कि जो ब्लैक होल को मैंने दीतियान के बॉडी के अंदर देखा, क्या वो हमारे जो अल्टीमेट डाउलू है उनके आगे यूनिक नहीं है? हमारे पास अल्टीमेट डाउलू है लेकिन फिर भी दीतियान उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर सीनियर ये शीशी उस वक्त टावर ऑफ डेथ की पावर का यूज नहीं करती तो वो कभी भी एम्परर दीतियान को टक्कर नहीं दे पाती। अब यहाँ पे एल्डर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी ये जो जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा तेज है, और मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, जो अल्टीमेट डाउलूज होते हैं बिल्कुल बॉटल नेक पे पहुंच जाते हैं, और वो लोग इस कंडीशन में भी पहुंच जाते हैं कि ये जो उनकी सोल पावर होती है ये सॉलिडिफाइड होने की कगार तक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो लोग इसके आगे उभर नहीं सकते। जो सुनकर यू हाओ भी हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो क्या? एल्डर उसे सीधा और सिंपल जवाब देते हैं कि इसका जवाब बहुत आसान है, और वो ये कि जो सॉलिडिफाइड सोल पावर होती है वो फ्लो नहीं हो पाती। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट डाउलू जो कि बिल्कुल 99 लेवल के पीक तक पहुंच चुके हैं और जिन्होंने सोल फोर्स को भी सॉलिडिफाइड करना सीख लिया, लेकिन वो फिर भी इसके आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं, क्योंकि इसके आगे उन्हें कैसे जाना है ये किसी को नहीं पता। हालांकि ये जो सॉलिडिफिकेशन है ये अल्टीमेट डाउलू के ऊपर ब्रेक थ्रू करने का एक फाउंडेशन है। ये जो सॉलिडिफाइड सोल फोर्स होती है ये जो ये टेंटेनियन में सेव होती है, जिसे कि सोल कोर भी कहा जाता
रहता है और यही फाउंडेशन है। और ये जो सोल कोर है ये बिना रुके बस स्पिन करता रहता है ताकि वो आसपास की एनर्जीज को गैदर करके सोल मास्टर के लिए सोल पावर प्रोवाइड करा पाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही यू हाउ कहता है कि अच्छा तो एम्परर दीतियान का सीक्रेट असल में ये है कि सोल कोर जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती है और उसे पावर प्रोवाइड करती है, जिसपे मास्टर बताते हैं कि हाँ हालांकि तुम बात समझ गए लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। दीतियान के जो मेथड्स है ये काफी ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी, जिसका किसी को नहीं पता। के बाद यहाँ पे एल्डर शुआन जो है वो अपने हाथ में एक ब्लैक होल को क्रिएट करके दिखाते हैं कि जरा देखो और समझो दीतियान का सीक्रेट ऐसे ही काम करता होगा, जो कि अपने सोल फोर्स को एक ट्रिगर की तरह यूज करके स्पेटियल कोलैप्स को क्रिएट करता है। एक ऐसा ब्लैक होल जो कि कॉन्स्टेंटली स्पिन करता रहता है और आसपास की एनर्जी को अपने अंदर डिवोर करता रहता है। हालांकि ये ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइप के जो सोल पावर वाले ब्लैक होल्स होते हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल चाहिए, तभी ऐसा मुमकिन हो सकता है। और मैं बस ऐसा थोड़े वक्त के लिए ही कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। दीतियान इसे हमेशा मेंटेन करके रख सकता है। ये सुन के यू हाउ भी शॉक्ड था कि तभी एल्डर बताते हैं कि हाँ क्योंकि उसके पास 2 सोल कोर है, इसी वजह से वो उस फोर्स के बीच का जो बैलेंस है उसे जब तक चाहे तब तक मेंटेन करके रख सकता है। अब सेकंड कंडेंस कोर सोल का नाम सुन के यू हाउ हैरान था कि तभी एल्डर बताते हैं कि हाँ जितने भी अल्टीमेट डाउलू है उन सभी के पास ऑलमोस्ट सेकंड कंडेंस कोर सोल मौजूद है, जैसे कि सीनियर मू, ये शीशुई और लॉन्ग शाओ याओ तक कि वो जो पॉइजन इमोर्टल है इन्हें भी मिला लो, इन सभी के पास सेकंड कंडेंस कोर सोल मौजूद है। हालांकि इनके जो सेकंड कंडेंस कोर सोल है ये पहले वाले से कई गुना ज्यादा वीक और बहुत ज्यादा छोटा है। पर अगर बात करें दीतियान के सेकंड कंडेंस कोर सोल की तो उसकी पहले वाली जितनी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और सेम साइज की है, इसी वजह से वो उनके बीच का बैलेंस को मेंटेन करके रख पाता है। और इसी वजह से तुम समझ गए होगे कि क्यों दीतियान एक अल्टीमेट डाउनू से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी गॉडहुड के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पे ये सुनकर यू हाउ भी कंफ्यूज था कि तभी यहाँ पे एल्डर शुआन कहने लगता है कि यू हाउ तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल है तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट डाउनू तक पहुँचना काफी ज्यादा आसान होगा और तुम हम सभी से काफी ज्यादा जल्दी उस लेवल तक पहुँच जाओगे। जब तुम टाइटल डाउनू के लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने 2 कंडेंस सोल कोर्स को फॉर्म करना ही होगा। और तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी तुम्हारे लेवल के जो कल्टिवेटर्स है इनसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इवन कि तुम जब अल्टीमेट डाउनू बन जाओ तो तुम उन्हें भी टक्कर दे सकते हो। और जब ये वक्त आएगा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर जो कि तुम्हारी तब बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी उसे एज अ सेकंड कोर की तरह यूज करो। अब यहाँ पे ये सुनकर यू हाउ कहता है कि एल्डर क्या होगा अगर मैं अपनी करंट स्टेज में उस कोर को फॉर्म कर लूँ तो क्या होगा, जिसपे एल्डर बताते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जब हम कल्टीवेट करते हैं तो वो नॉर्मल स्पीड से चलती है। जब सोल कोर तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी स्पीड नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना ज्यादा स्पीड से ग्रो करोगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी। लेकिन जब तुम लेवल 90 पे पहुंचोगे ना तो तब ब्रेक थ्रू करने की वजह से तुम्हारी जो स्पीड है स्लो भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम ब्रेक थ्रू भी ना कर पाओ, क्योंकि जो फर्स्ट कोर होती है वो सेकंड कोर को डिवोर करना शुरू कर दी। और यही चीज ज्यादातर जो 98 लेवल पे है इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्द बन चुकी है। यहाँ पे यू हाउ समझ आता है कि एल्डर उसे प्रेरित कर रहे हैं कि वो इसे ट्राई करे, तो यू हाउ कहने लगता है कि एल्डर मैं फिर भी इसे ट्राई करना चाहूंगा, जिसमें एल्डर कहते हैं कि ठीक है फिर मैं पर्सनली तुम्हें गार्ड करूंगा। और इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। इसी के साथ यू हाउ इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जहाँ पे यू हाउ वापस से अपने सोल पावर का यूज करके यहाँ पे उस कोर को फॉर्म करने लगता है और वो वॉर्टेक्स बनता है जो कि अपने आसपास की चीजों को भी इफेक्ट करने लगता है। ये देख के मास्टर उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। अभी यू हाउ खुद से कहता है कि मुझे इसे और ज्यादा कंप्रेस करना होगा। वो यहाँ पे कंप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो यू हाउ की सोल फोर्स होती है ये इसमें भी अब्सॉर्ब होने लगती है और यू हाउ ऑलरेडी 50% तक अपनी सोल फोर्स को यहाँ पे ड्रेन कर चुका था, जो देख के मास्टर शुआन भी थोड़े हैरान थे। और यू हाउ कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता और ऐसे करते करते 80% तक उसकी सोल फोर्स ड्रेन हो जाती है। हम देखते हैं कि आसपास की सोल फोर्स भी इसके अंदर गैदर होने लगती है और जो देखकर बाकी के जो टॉप डाउनलोड्स होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड एल्डर है वो कहते हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट में सोल पावर की फ्लक्चुएशन को इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। वाकई में यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है कि कोई सुपर डाउनलोड में ब्रेक थ्रू करने वाला है। अब इन्हें क्या पता था कि यू हाउ यहाँ पे मौजूद है। दूसरी एल्डर बताती है कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है ये एल्डर शुआन के रूम से आ रही है और क्योंकि वो यहाँ इसे गार्ड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी बात की फिक्र करनी चाहिए। कि तभी यहाँ पे दूसरे डाउनलोड को देखते हैं जो कि मन में कहती है कि आखिर यहाँ पे कौन होगा जो कि सुपर डाउनलोड में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान उसी ट्री की तरफ जाता है और मिस टांगो डाउ उस लाइट को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही है। और अब हम यू हाउ को वापस से देखते हैं जो कि अब नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा था। कि तभी एल्डर कहते हैं कि यू हाउ तुम्हें खुद को
संभालना होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी सॉलिड सोल फोर्स को एट्रीब्यूट्स लेवल तक पहुंचा दिया है। अगर तुम ऐसे ही इसे करते रहे और सक्सेसफुली सेकंड कोर को फॉर्म कर लिया तो तुम बिना किसी चीज के 89 लेवल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी बहुत तेजी से हलचल होने लगती है, और यहाँ पे मास्टर उसकी कंडीशन को बिगड़ता हुआ देखकर कहते हैं कि यू हाउ अब ज्यादा देर तक मैनेज नहीं कर सकता, और अब लगता है कि मुझे अपनी सोल फोर्स का यूज करके उसकी सॉलिडिफाइड सोल फोर्स को सील करना होगा। इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यू हाउ बस 4-5 दिन के रेस्ट से ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और रिकवर भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाउ को देखते हैं जहाँ पर वो उस ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जा रहा था, और जैसे ही एल्डर अपनी सोल फोर्स को देने वाले थे कि तभी तियानमिंग अपने बीस्ट फॉर्म में आता है। वो यहाँ पर अपनी सोल फोर्स का यूज करते हुए यू हाउ को गार्ड करता है और उसके पीछे लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से यू हाउ उस ब्लैक होल में खींचे चले जाने से बच जाता है। और वो स्माइल करते हुए यू हाउ से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। अब यहाँ पे जो बाकी के जो स्पिरिट थे वो यू हाउ को देखकर तियानमिंग से कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे और अपनी ओरिजिन एनर्जी को इसकी बॉडी के साथ फ्यूज करोगे तो अगर ये मरता है तो तुम भी मारे जाओगे। जिसपे तियानमिंग हंसते हुए जवाब देता है कि जिस दिन से मैंने यू हाउ को चुना था मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी के साथ जीऊंगा और मरूंगा। इसी के साथ मास्टर भी यहाँ रुक जाते हैं और वो अपने सोल फोर्स को आगे नहीं देते कि तभी यू हाउ जो कि तियानमिंग की पावर का यूज करके फाइनली उस ब्लैक होल के सक्शन फोर्स को कोलैप्स करा देता है, और फिर यू हाउ खुद को उस ब्लैक होल यानी कि अपनी सोल कोर से कनेक्ट कर पा रहा था। और यहाँ पे ये देखकर यू हाउ भी शॉक्ड हो जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या यही मेरी